हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स। ये दोनों काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और इनसे जनरली काफ़ी आसान और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। कम ही रिएक्शंस हैं इन दोनों चैप्टर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की बात करें तो अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स में हमने पढ़ा है कि अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स हैं कौन कौन से? तो KMnO4 एसिडिक या बेसिक मीडियम में HNO3, K2Cr2O7, Cr3CH3COOH या हॉट जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट रूम टेम्परेचर पर बस एल्डिहाइड तक बनाता है, लेकिन अगर हम लोग इसे हॉट यूज़ करें, थोड़े हाई टेम्परेचर पर यूज़ करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक हमें दे देता है। नेक्स्ट है एल्कीन्स। एल्कीन्स का हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कर सकते हैं या हॉट KMnO4 बेसिक मीडियम में, जैसा हमने देखा था एल्कीन्स वाले चैप्टर में, जो डबल बॉन्ड होती थी वो टूट जाती थी और यहाँ पर एक O लग जाता था और ये जो हाइड्रोजन इससे अगर जुड़ा हुआ होता था तो वो OH बन जाता था और हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता था। नेक्स्ट हम लोग बात करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन CO2 से अगर करवाते हैं तो ये काफ़ी आसान सा चीज़ है। R- है, यहाँ पे CO2 है, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा और उसके बाद हम लोग अगर इसे एसिड मीडियम में डाल दें तो यहाँ पर एक H लगकर RCOH बना देता है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ जाते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा कार्बन ऐड हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें अल्काइल बेंजीन से किस तरह से बनता है। तो हमें पता है कि यहाँ पर अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसे KMnO4 बेसिक मीडियम में अगर डाल दें तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलता है और फिर उसे एसिड में डालने से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। यहाँ पर एक चीज़ बस याद रखने की ये है कि यहाँ पर अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होती है। अल्फा हाइड्रोजन होने ज़रूरी है इस रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स को अगर हम लोग एसिडिक या बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स मिलते हैं रेस्पेक्टिवली। हैलोफॉर्म रिएक्शन भी हमने पढ़ा है, किस तरह से एल्डिहाइड्स या अल्कोहल्स जिसमें CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बोनिल कंपाउंड के ठीक बगल में, वो हट जाता है हैलोफॉर्म के रूप में और हमें मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। उसे हम लोग फिर एसिड में डालते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। यहाँ पर लेकिन एक चीज़ है कि नंबर ऑफ कार्बन्स कम हो जाते हैं, मतलब एक कार्बन कम हो जाता है। नेक्स्ट है टॉलरेंस या फेलिंग्स रिएजेंट। तो ये भी हमने पढ़ा है कि एल्डिहाइड्स को हम लोग जब ये टेस्ट करवाते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होते हुए दिखता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स का, और उसको हम लोग बाद में फिर एसिडिक मीडियम में डाल के कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स में। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा है किस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन होता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल आता है, ये अटैक कर, मान लीजिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है एक, और इस तरह का एक कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा और फिर इस तरह से हमारा जो ग्रुप है जुड़ा हुआ कार्बन से वो बाहर निकल जाता है और इस तरह से हमें सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, जिसे न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन का रेट उस लिविंग नेचर पर डिपेंड करता है और हमें पता है जितना वीक बेस होगा उतना बेहतर लिविंग ग्रुप होगा। इसीलिए RCOX, RCO होल ट्वाइस O, RCO R', RCO NH2 इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें देखने को मिलती है रिएक्टिविटी। ये ऑर्डर याद रख लें, इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। एक और चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट ये डिराइव होती है कि जो लेस रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं मोर रिएक्टिव डेरिवेटिव से। हमें बस सेकेंड न्यूक्लियोफाइल डालना होता है, वो यहाँ जाता है और इसे बाहर कर देता है। क्योंकि ये एक वीकर न्यूक्लियोफाइल होगा या एक बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो ये वापस अटैक नहीं कर पाता है। इसीलिए हमें लेस रिएक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अगर हमें मोर रिएक्टिव चाहिए होता है तो हमें कुछ स्पेशल प्रोसेसेस अपनाने होते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस लगाने होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें एसिड हैलाइड्स किस तरह से फॉर्म होता है। तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसे PCl5 या PCl3 या SOCl2 से अगर रिएक्ट करवा दें तो हमें इस तरह से मिल जाती है अल्काइल एसिड हैलाइड। यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है, इस चीज़ पर मैंने पहले भी कहा है, आपको बाई प्रोडक्ट्स याद होने चाहिए, स्पेशली इन रिएक्शंस के जिसमें PCl5 PCl3 वगैरह यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखें एसिड अनहाइड्राइड कैसे बनता है, एनहाइड्रेट कैसे बनता है। तो हम RCOH को
RCOCl से रिएक्ट करवा सकते हैं पाइरीडीन के प्रेजेंस में, या RCOCl को एसिड के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं, या फिर RCOH को हीट कर सकते हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो भी हमें अनहाइड्राइड मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी ये है कि मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। तो मैलिक एसिड को हीट करके इस तरह से बनाना अनहाइड्राइड, और फ्यूमेरिक एसिड को हीट करके इस तरह से अनहाइड्राइड बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। क्यों ऐसा? क्योंकि मैलिक एसिड में ऑलरेडी ये दोनों सेम साइड पर है, तो इन्हें एलिमिनेट करवाना आसान है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड में पहले हमें ये बॉन्ड तोड़ना पड़ता है हीट देकर, फिर जब ये इस तरह से आ जाते हैं सही कॉन्फ़िगरेशन में, तब हमें रिएक्शन करवानी होती है। इसीलिए होता क्या है कि मैलिक एसिड का जो डिहाइड्रेशन है वो ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू फ्यूमेरिक एसिड। नेक्स्ट है एस्टर्स। तो एस्टर्स हम जानते हैं एस्टरिफिकेशन के थ्रू बनता है। ये रिएक्शन आपने कई बार पढ़ी है, क्लास 10th में भी पढ़ी है। एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एस्टर मिलता है। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर एसिड एसिड के रूप में काम नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पर जनरली हम जानते हैं कि एसिड से H+ निकलता है, लेकिन यहाँ पर RCOH से OH निकलता है और अल्कोहल से H निकलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, हो सकता है आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया जाए। नेक्स्ट है RCOCl को अगर हम लोग R-OH से रिएक्ट करवाएं पाइरीडीन के प्रेजेंस में तो भी हमें मिलता है। ये रिएक्शन हमने अल्कोहल में भी पढ़ी है और हमें पता है कि पाइरीडीन क्यों यूज़ किया जा रहा है। ये इन जो निकल रहे एसिड्स हैं, जो बाई प्रोडक्ट एसिड्स हैं, उनको यूटिलाइज कर लेता है और रिएक्शन को फॉरवर्ड की तरफ टेंड करवा देता है। नेक्स्ट है अमाइड्स। तो अमाइड्स को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अमीन से करवाकर या फिर अमोनिया से करवा सकते हैं। अमोनिया से जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो RCO- NH4+ बनेगा। हम लोग जानते हैं NH3H+ एक्सेप्टर है, लेकिन अगर हम लोग इसे हीट करें तो हमें सिंपली अमाइड मिल जाएगा। सिमिलरली RCOCl को भी हम लोग इसी तरह से रिएक्शन करवा के बना सकते हैं, या फिर हम लोग अनहाइड्राइड की भी रिएक्शन करवा सकते हैं, या फिर हम लोग एस्टर की भी रिएक्शन करवा सकते हैं। ऊपर हमने देखा था कि जो अमाइड होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है डेरिवेटिव्स में से, और इसीलिए इसको फॉर्म करवाना मोर रिएक्टिव डेरिवेटिव से काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और हम लोग ये देख भी सकते हैं कि हमें सिंपली अमोनिया पास करवा देना है किसी भी और डेरिवेटिव से, तो हमें ये आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े एस्टर्स की तरफ। तो एस्टर्स का नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े नाइट्राइल की तरफ। तो नाइट्राइल बनता कैसे है? हम लोग सबसे पहले अमाइड बनाते हैं और फिर उसे P2O5 या AC2O से रिएक्ट करवा के AC2O के प्रेजेंस में चलाकर हम नाइट्राइल बना सकते हैं। P2O5 AC2O हमें पता है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, तो वही चीज़ यहाँ होता है, यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाता है और हमें RCN देखने को मिलता है। हाइड्रोलिसिस नाइट्राइल्स की इंपॉर्टेंट है। नाइट्राइल को अगर हम लोग एसिड या बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करें तो ये सबसे पहले अमाइड बनाता है और फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस पर ये एसिड बनाता है। तो कहीं पर अगर आपको पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब है कि आपको अमाइड वाले स्टॉप पर ही रुक जाना है। नेक्स्ट है RNC। अगर हमें आइसोनाइट्राइल दे दिया जाए, इसकी हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में नहीं होती, एसिडिक मीडियम में होती है, तो वो RNH2 बना देता है, मतलब एक अमाइन बनाकर हमें दे देता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े, हेल्वोल्ड-हार्ट्ज़ेलेंस्की रिएक्शन HVZ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड रिएक्शन है। और इसमें होता क्या है कि जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके जो अल्फा में कार्बन है वहाँ पर जाके हैलोजन जुड़ जाता है इस तरह से। इसका जो रिएजेंट है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, X2 इन रेड फॉस्फोरस और H3O+। X2 इन रेड फॉस्फोरस हम जानते हैं PX3 बनाकर देता है, ये XCl, Br या I हो सकता है। नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन आपको याद होगा, हमने सोडा लाइम और कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस पहले ही पढ़ लिया है। ब्रोमिनेटिव के बारे में भी हमने एक रिएक्शन में देख लिया था। यहाँ पर जो डीकार्बोक्सिलेशन हम लोग पढ़ेंगे वो है हीटिंग। आपको याद होगा मैंने आपको पहले ही वाले लेक्चर में बताया था कि जो हीटिंग वाली डीकार्बोक्सिलेशन है वो कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के अंदर ही हो सकती है। वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? तो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा सियानो, जेम डाइकार्बोक्सिलिक और बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। ये स्पेसिफिक कंपाउंड्स ही क्यों? इसकी देखिए, होता क्या है कि हमें एक आयोनिक मैकेनिज्म देखने को मिलती है। मतलब जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड निकलता है तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन को दे के जाता है, और ये नेगेटिव चार्ज जो भी स्टेबल कर दे वो इस हीटिंग के प्रोसेस से डिकार्बोक्सिलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सारे कंपाउंड्स हैं
चाहे वो बीटा पर कीटो हो या फिर अल्फा पर अगर नाइट्रो हो जाए, मतलब इसी कार्बन पर है और यहाँ पर इस तरह का नाइट्रो ग्रुप आ जाए तो ये भी इसको स्टेबलाइज कर देगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर सियानो आ जाए तो ये भी इसको स्टेबलाइज कर देगा। सिमिलरली जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के केस में भी ये कार्बन अगर एक और COH से जुड़ा हुआ है तो ये इधर जाकर स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस के कारण। और बीटा गामा अनसैचुरेटेड में भी यही चीज़ होती है कि यहाँ पर अगर हमें मिल गया इस तरह का कार्बन आयन तो वो आगे चलकर स्टेबलाइज हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ रेजोनेंस इस तरह से पार्ट ले रहा है वहाँ पर स्टेबलाइजेशन आता है और यहाँ पर हम लोग हीट करके आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड को निकाल सकते हैं कंपाउंड के अंदर से। इसी के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हुआ, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अमीन्स की तरफ। अमीन्स की प्रिपरेशन कैसे होती है, तो सबसे पहला उसमें है अल्काइल हैलाइड्स से। अल्काइल हैलाइड्स का हम लोग हॉफमैन अमोनोलाइसिस करवा सकते हैं। हॉफमैन अमोनोलाइसिस कुछ नहीं है, अमोनिया से रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग डायरेक्टली, और ये रिएक्शन चलती ही जाती है जब तक हमें नाइट्रोजन के ऊपर 4 अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए ना मिल जाए एक पॉजिटिव चार्ज के साथ। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद ये रखनी है कि जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स पर जुड़े हुए हैलाइड्स की बात करते हैं तो हमें पता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वहाँ पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हमें एलिमिनेशन एडिशन के थ्रू एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू करवाना होता है। और एलिमिनेशन एडिशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए जैसे NaNH2, तो वो जाकर यहाँ पर जुड़ जाता है आगे चलकर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अजाइड से। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग RX को अजाइड के साथ रिएक्ट करवाकर R से अजाइड को जुड़वा देते हैं और उसके बाद LiLH4 और H2O पास करके N2 बाहर निकल जाता है और हमें RNH2 मिल जाता है। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अमीन्स के जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे रिएक्शंस नहीं है, लेकिन जितने भी नेम रिएक्शंस हैं आपको सारे याद रखने हैं क्योंकि ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अमीन्स जनरली लोग मिस कर देते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर होता है, लेकिन आपको इस पर स्पेशल ध्यान रखना है क्योंकि इससे बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और आपको ये तो कम से कम गलत नहीं करना है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में क्या होता है। ये थैलामाइड है हमारे पास, इसको हम लोग NaOH में डालें तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज फिर RX पर अटैक करता है, X को बाहर निकाल देता है, X माइनस को, और उसके बाद हमें ये इंटरमीडिएट मिलता है जिसे हम या तो NH2 में डाल दें या फिर NaOH में डाल दें तो हमें RNH2 देखने को मिलता है। ये चीज़ हम लोग देखेंगे। थैलामाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यहाँ पर अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उन्हें पहले हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, अनाइड्राइड बनाते हैं, उसके बाद आगे चलकर ये रिएक्शन थोड़ी डिटेल में होती है। हम लोग जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो इसके बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स की हम लोग रिडक्शन करवाते हैं कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट से, जिनमें आता है H2NiPd, NaETOH, SnHCl, ZnCl3COH, ZnHgHCl। ये जो रिएजेंट्स हैं ऐसे अभी आपको 3 या 4 ग्रुप्स देखने को मिलेंगे रिएजेंट्स के। अब जब नीचे चलेंगे अलग अलग रिएक्शंस में आपको कौन सा रिएजेंट किस चीज़ को रिड्यूस करता है ये बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि इसी पर आपको ट्रिक किया जा सकता है। ये चीज़ आप याद रख लें। यहाँ पर एक और चीज़ होती है सिलेक्टिव रिडक्शन, SnCl2HCl वहाँ पर रिड्यूस करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, और Na2S वहाँ पर रिड्यूस करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। ये क्वेश्चन स्पेशली तब पूछे जाते हैं, मान लीजिए आपको इस तरह का बेंजीन रिंग दे दिया जाए, इस पर 2 NO2 ग्रुप्स इस तरह से जुड़े हुए हों और किसी एक के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला कोई ग्रुप हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम SnCl2 और HCl का एक इक्विवेलेंट इससे रिएक्ट करवाएंगे तो ये इस वाले NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेगा, ना कि इसको। नेक्स्ट हम लोग देखें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम लोग जैसा हमने देखा था NH3 के साथ रिएक्ट करवा के इस तरह का इमाइन बना लेंगे और फिर उस इमाइन की रिडक्शन करवा देंगे। इसकी रिडक्शन के लिए भी कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स हैं, H2PD, NaBH3, LiBH3Cn, LiLH4। नेक्स्ट है नाइट्राइल और ऑक्साइन और अमाइड से कैसे करेंगे, तो इनकी भी हम लोग रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन के यहाँ पर भी कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स हैं, H2PD, LiLH4, NaETOH या CH3COH। लास्ट रिएक्शन जो प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, सॉरी लास्ट नहीं है ये। यहाँ पर होता क्या है कि अमाइड होता है हमारे पास, उसमें Br2 और NaOH हम लोग डालते हैं तो हमें RNH2 मिलता है और बाई प्रोडक्ट्स के फॉर्म में NaBr, Na2CO3 और H2O बाहर निकल जाते हैं।
ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर CO बाहर हट जा रहा है और ये इससे जाकर जुड़ जा रहा है। ये CO बाहर निकलकर Na के साथ मिलकर Na2CO3 बना लेता है और बाकी बचा हुआ Na Br के साथ मिल जाता है। यहाँ पर ब्रोमीन का यूज़ हो रहा है, यहाँ पर अमाइड का यूज़ हो रहा है। यहाँ हॉफमैन ने इन्हें इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, तो इसीलिए इसे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पर एक स्पेशल इंटरमीडिएट बनता है RnCO, इसे आइसोसाइनेट कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है और आपको इसके बारे में याद रखना चाहिए। ये इंटरमीडिएट हमें कुछ और रिएक्शंस के थ्रू भी मिलता है, जैसे सबसे पहला है कर्टेन्स रीअरेंजमेंट। कर्टेन्स रीअरेंजमेंट में हमारे पास ये कंपाउंड होता है, इससे हम लोग NaNO2 और HCl पास करते हैं। जैसा हमें पता है यहाँ N2 बन जाएगा, ये HNO2 के फॉर्म में होता है और फिर ये N2 बाहर जाने लगेगा तो ये R इधर आ जाएगा और ये यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन के RnCO बन जाता है। सिमिलरली स्मिथ रीअरेंजमेंट में भी क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग N3H+ पास करते हैं इससे, तो यहाँ पर OH हट के N3 लग जाता है और उसके बाद इससे N2 बाहर निकलने लगता है तो R इधर आ जाता है और हमें फिर से RnCO मिल जाता है। जैसा हम लोग यहाँ देख भी सकते हैं, ये R इधर आ जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा और हमें RnCO यहाँ भी देखने को मिलेगा। लॉसन रीअरेंजमेंट में भी ऐसी ही चीज़ होती है। यहाँ OH- का यूज़ हो रहा है, ये R फिर से यहाँ पे ये R फिर से इधर आएगा, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और इस तरह से ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है रिटर रिएक्शन। तो रिटर रिएक्शन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का रिएक्शन है। ये एक स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए ही होता है। इस तरह से हमारे पास एक टर्शरी अल्कोहल है, उसमें हम लोग HCN और H2SO4 डालें तो हमें यहाँ पर एक अमीन बनता हुआ दिख जाता है लास्ट में। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इसमें। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये चैप्टर में आप देखेंगे कि हॉफमैन का नाम कई बार आता है क्योंकि उन्होंने कई सारे प्रोसेसेस डिस्कवर किए थे इस चीज़ को लेकर। सबसे पहली चीज़ है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन हमें डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है 1 डिग्री अमीन्स को 2 डिग्री और 3 डिग्री से। इसमें होता क्या है कि हम लोग अमीन को CS2 में डालते हैं सबसे पहले, इस तरह का एक कंपाउंड बनता है, फिर उसे HgCl2 में डालते हैं तो हमें ब्लैक PPT मिल जाता है। जैसा हमने ऊपर देखा था कंपाउंड, उसी से मिलता जुलता, बस यहाँ पर ऑक्सीजन के बदले सल्फर आ जाता है। ब्लैक PPT फॉर्म होती है HgS के कारण। अगर हम लोग 2 डिग्री अमीन की इसकी रिएक्शन करवाएं तो बस यहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो आगे की रिएक्शन नहीं होती। और 3 डिग्री तो खैर पहली ही स्टेप नहीं करके देता है इन्हें। नेक्स्ट हम लोग बढ़े कार्बाइल अमीन रिएक्शन की तरफ। इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड एक काफ़ी फाउल स्मेलिंग केमिकल है, हो सकता है आपको ये लैब में बनवा कर दिखाया भी जाए। तो आइसोसाइनाइड बनने के कारण फाउल स्मेल फैलती है और हमें पता चलता है कि ये कौन से टाइप का अमीन है। ये भी हमें 1 डिग्री अमीन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन हम CHCl3 और 3 NaOH से करवाते हैं। ये नंबर याद रखिएगा कि यहाँ पर 3 NaOH की ज़रूरत होती है। एक तो CHCl3 से H+ हटाने के लिए और 2 बाद में जो H+ निकल रहा होता है ये RnH2 का, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। नेक्स्ट है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट तीनों अलग अलग देते हैं, अलग अलग तरह से देते हैं। इसमें जो रिएजेंट यूज़ होता है उसे हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। वो इस तरह का दिखता है। सबसे पहले स्टेप में NHR यहाँ पर आकर RnH2 यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, Cl और H बाहर निकल के। फिर अब जब हम इसे NaOH में डालते हैं तो एक सॉल्युबल क्लियर सॉल्यूशन बनाकर हमें देता है। यहीं पर अगर हम लोग 2 डिग्री अमीन को यूज़ करें तो क्योंकि यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो हमें यहाँ पर रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है NaOH के साथ, इसीलिए यहाँ पर एक इनसॉल्युबल PPT बन के रह जाता है। जबकि 3 डिग्री तो इसे देता ही नहीं है, तो ना हमें PPT मिलेगा ना हमें क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, तो हम आसानी से तीनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ कैसे रिएक्शन होता है। 1 डिग्री का रिएक्शन तो आपने कई बार पढ़ लिया है। NaNO2 प्लस HCl असल में हमें HNO2 बनाकर देता है और वो रिएक्शन करवा के इस तरह N2+ का ग्रुप बनाता है, जिसमें से N2 बाहर निकल जाता है और हमें कार्बोकैटायन देखने को मिलता है। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ हो अगर, और उसकी रिएक्शन हम लोग अगर अलग अलग रिएजेंट से करवाएं, अलग अलग केमिकल से करवाएं, तो हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनके बारे में भी हमने पढ़ा है। CO2H2 के साथ हमें PHX मिलता है, Ki के साथ हमें PHI मिलता है, CuCN के साथ हमें PHCN मिलता है, HBF4 के साथ हमें PHF मिलता है, वार्म H2O के साथ हमें PHOH मिलता है। हमें याद होगा अल्कोहल वाले में भी मैंने आपको बताया था कि हमें वार्म H2O इसीलिए यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस के कारण।
H3PO2 के साथ हमें सिंपल बेंजीन रिंग मिल जाती है। अगर हम HbF4 के साथ NaNO2 यूज़ कर दें तो हमें PHNO2 मिलता है। तो ये चीज़, ये दोनों के बीच डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है, तो याद रखिएगा। 2 डिग्री के साथ जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इसकी, तो 0 से 5 डिग्री पर होता है और येलो ऑयल टाइप का दिखने वाला एक कंपाउंड हमें देता है। मतलब 2 डिग्री के साथ रिएक्शन होने पर येलो ऑयल जैसा एक कंपाउंड मिल जाता है। 3 डिग्री के साथ ये रिएक्शन करके पहले तो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन अगर हम लोग हीट करें तो हमें फिर से वही येलो ऑयल वाला जो कंपाउंड था वो देखने को मिलता है 3 डिग्री में। लेकिन एक डिफरेंस भी है। मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक अमीन है जो जिसका एक हिस्सा बेंजीन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न कि ये वाला रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होकर, जैसा हम लोग जानते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो हमें ग्रीन कलर का कंपाउंड देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े, ऑक्सीडेशन किस तरह से हो सकता है इसका, तो KMnO4 एसिडिक या बेसिक मीडियम में H2O2 और HNO3 का यूज करके 1 डिग्री को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करें तो RNO2 मिलता है, 2 डिग्री को करें तो R2NOH मिलता है, और 3 डिग्री को सिर्फ पेरोक्सी कंपाउंड्स कर सकते हैं ऑक्सीडाइज। KMnO4 या HNO3 इसे ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, मतलब सिर्फ हमारे पास H2O2 बचता है वहाँ ऑक्सीडेशन के लिए। वो करने पे हमें इस तरह का एक कंपाउंड मिलता है जहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ दिखता है हमें। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।